करो विचार। शब्द है मीटियोरोलॉजी। किसका अध्ययन है? किसका बता रहे हो? मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन, या फिर ऐसे कहे कि वायुमंडल के यह संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीटीरियोलॉजी कहते हैं। वायुमंडलीय या मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन को मीटीरियोलॉजी कहा जाता है। मीटीरियोलॉजी। और बताओ जरा, ये मीटीरियोलॉजी हो गया किसका अध्ययन? वायुमंडलीय संबंधी घटनाओं के अध्ययन को कहा जाता है। एक शब्द है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों का विकास। वनों को लगाने को क्या कहा जाता है? वनों के संवर्धन विकास को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिल्वीकल्चर। एक शब्द और बताओ, अध्ययन बताओ। ये तो कृषि कल्चर हो गया। एक अध्ययन और आप मुझे बताइए। अध्ययन है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? मछलियों का। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? मछलियों के। मछलियों के भोजन को क्या कहते हैं? प्लैंक्टन। मछलियों के भोजन को बोलते हैं प्लैंक्टन। मछलियों के भोजन को प्लैंक्टन कहते हैं। एक प्रश्न और बताओ, किसे कहा जाता है गरीबों की मछली? गरीबों की मछली हिल्सा। गरीबों की मछली किसे कहा जाता है? गरीबों की मछली कहा जाता है हेरिंग पौंड को। हेरिंग, सुनो कहानी क्या है। जो हेरिंग है, हेरिंग एक जल संधि है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जहां सारगैसो सागर है, जहां एक तो ठंडी जलधारा लैब्राडोर जलधारा और गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं। दोनों आकर के जहां पर मिलती हैं, एक ऊपर से आती है, गल्फ स्ट्रीम इधर से जाती है, दोनों मिलती हैं। और वहां क्षेत्र पाया जाता है ना पानी ठंडा ना ज्यादा गर्म। बहुत सारे वहां सारगासम जीव वगैरह पाए जाते हैं। प्लैंक्टन पर्याप्त मात्रा में रहता है। बहुत ज्यादा मछलियां वहां पाई जाती हैं, तो उसको कहते हैं हेरिंग पौंड। और बहुत सारे लोगों की जीवन याचिका चलती है उस हेरिंग पौंड से, इसलिए हेरिंग को कहते हैं गरीबों की मछली। गरीबों की मछली किसको कहते हैं? हेरिंग को कहा जाता है। हेरिंग को, गरीबों की मछली हेरिंग। कौन सी है सबसे बड़ी मछली? बताइए। शार्क। और पूछेगा कौन सी वो मछली है जिस मछली का शरीर उपास्थियों से बना होता है? तो शार्क। किसका शरीर उपास्थियों से बना होता है? शार्क। एक समुदाय है मधेसी समुदाय, कहां पाया जाता है? मधेसी समुदाय कहां पाया जाता है? यह बात आपको बतानी है। केरल में नहीं पाया जाता। मधेसी समुदाय पाया जाता है नेपाल में। मधेसी समुदाय कहां के निवासी हैं? कहां का निवास है इनका? केरल में, उसमें नेपाल में। मधेसी समुदाय कहां पाए जाते हैं? नेपाल में पाए जाते हैं। और भी बताओ जरा। और पूछता है कि किरा और घो कहां की परिधान शैली है? किरा व घो कहां की परिधान शैली है? भूटान की। और जापान की जो परिधान शैली है वो है किमोनो। ऐसे आता है कि किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो आंसर जापान की। किमोनो परिधान शैली मतलब वेशभूषा। उत्तर प्रदेश में साड़ी वेशभूषा है महिलाओं की। दक्षिण भारत में आज भी लुंगी वेशभूषा है पुरुषों की। तो वेशभूषा अलग अलग देर में, जैसे यूरोप में, भारत में कुछ लोग कोट पैंट पहनने लग गए। कहां से आई है वेशभूषा? यूरोप से आई है। तो किरा और घो ये कहां की है वेशभूषा? भूटान की। और किमोनो कहां की है? जापान की। जापान में एक धर्म प्रचलित है शिंतो धर्म। शिंतो धर्म किस देश में प्रचलित है? आंसर क्या होगा? जापान में। शिंतो धर्म किस देश के लोगों ने अपनाया है? जापान के। एक पवित्र ग्रंथ है उसके बारे में बताएंगे। ग्रंथ का नाम है एनालेक्टस। एनालेक्टस किनका पवित्र ग्रंथ है? किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? और तो मैंने पढ़ाया आपको पवित्र ग्रंथों में, भाई बाइबल ईसाइयों का है ये तो पता है आपको, कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का है ये भी पता है, भागवत गीता रामायण हिंदू धर्म के हैं ये भी आपको पता है। आप मुझे बताओ जरा कि जैनदावेस्ता किनका है? जैनदावेस्ता बताना है एक, और एक बताना है तोराहा।
तोराहा तो है यहूदी धर्म के लोगों का, तोराहा यहूदियों का, और जैन अवेस्ता पारसी धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के लोगों का जैन अवेस्ता, यहूदियों का पवित्र ग्रंथ तोराहा, ईसाइयों की पुस्तक पवित्र बाइबिल, इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत। एनालेक्टिस मैंने आपसे पूछा है, एनालेक्टस है कन्फ्यूशियसवाद का, लिखते हैं कन्फ्यूशियसवाद। आपको ये कन्फ्यूशियस शब्द सुनते ही पता चल जाएगा। कन्फ्यूशियस एक महान दार्शनिक थे जो चीन के थे, कटा तो नहीं उधर से। कन्फ्यूशियस कहाँ के थे? चीन के थे, चीन के कन्फ्यूशियस। और उनके ने एक विचारधारा को उत्पन्न किया, कन्फ्यूशियसवाद उनकी विचारधारा कहलाई। और पूछेगा कि 1000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को, कन्फ्यूशियस को जिन्होंने इसकी शुरुआत की, 1000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को कहते हैं। अब बताइए कि किसे कहते हैं 1000 झीलों की भूमि? फिनलैंड। झीलों की वाटिका फिनलैंड, झीलों का देश स्कॉटलैंड। यहां अंतर हो जाएगा। झीलों का देश पूछे तो स्कॉटलैंड को कहते हैं। और भारत में किसे कहा जाता है झीलों का नगर? श्रीनगर। भारत में झीलों का नगर बोलते हैं श्रीनगर को। और जब कहे कि राजस्थान की झील नगरी किसे कहा जाता है तो उदयपुर को, राजस्थान की झील नगरी उदयपुर को कहा जाता है। भारत का कौन सा वो शहर है जिस शहर को कहा जाता है ग्रीन सिटी? चंडीगढ़। नैनो नॉलेज सिटी किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को। नैनो नॉलेज सिटी और ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? तो आंसर चंडीगढ़ को। कौन था डिजाइनर चंडीगढ़ का? ले कार्बूजियर। ले कार्बूजियर चंडीगढ़ का। बताइए किसका अध्ययन है? मेटेरियोलॉजी, वायुमंडलीय अध्ययन, मेटेरियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनों का विकास, वनों को बढ़ाना, वनों को लगाना, सिल्वीकल्चर वनों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर। प्लैंकटन मछलियों का भोजन, मछलियों के भोजन को प्लैंकटन कहा जाता है। मधेसी समुदाय किस देश का है? नेपाल में रहते हैं मधेसी समुदाय के लोग। मधेसी समुदाय नेपाल का है। किरा और घो किस एशियाई देश की, किस देश की परिधान शैली है? भूटान की। और किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? जापान की। ग्रीन सिटी चंडीगढ़, नैनो नॉलेज सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के डिजाइनर ले कार्बूजियर। कौन सा गार्डन फेमस है चंडीगढ़ में? नेक गार्डन। चंडीगढ़ में नेक गार्डन या रॉक गार्डन देगा वो। शिंतो धर्म किस देश में प्रचलित है? जापान। क्वांटो मैदान किस देश में पाए जाते हैं? क्वांटो मैदान पाए जाते हैं जापान के अंदर, क्वांटो मैदान। गरीबों की मछली किसको कहते हैं? हेरिंग। हेरिंग पौंड को कहते हैं गरीबों की मछली। एनालेक्टस किनका पवित्र ग्रंथ है? कन्फ्यूशियसवाद। और कन्फ्यूशियसवाद का उदय कहाँ हुआ? तो चीन में। और किस कन्फ्यूशियस को ही क्या कहते हैं? 1000 पीढ़ियों का अध्यापक बोला जाता है। 1000 पीढ़ियों का अध्यापक। जैन अवेस्ता किनका पवित्र ग्रंथ है? यहूदियों का। गलत बता रहे हो, पारसियों का। जबकि यहूदियों का कौन सा है? तोराहा। यहूदियों का है तोराहा। बताओ बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? मार्टिन लूथर, जर्मनी का रहने वाला। और मार्टिन लूथर को कहते हैं काला गांधी। मार्टिन लूथर को क्या कहा जाता है? काला गांधी। एक पुस्तक थी द प्रिंस, किसने लिखी थी? मैकियावेली ने। और मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस की तुलना भारत में लिखी गई किस पुस्तक से की जाती है? अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने की। बताइए किस व्यक्ति को कहा जाता है प्राचीन शाक्य मुनि? प्राचीन शाक्य मुनि किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को। भाई गौतम बुद्ध शाक्य घराने में जन्मे थे। किस घराने में हुआ गौतम बुद्ध का जन्म? शाक्य घराने में हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस घराने में हुआ? शाक्य घराने में हुआ। ज्ञात्रक कुल में हुआ। और उनकी माता किस घराने से थी? कोलिया घराने से। किनकी? गौतम बुद्ध की। और गौतम बुद्ध को कहा जाता है
शाक्य मुनि। कैसा शाक्य मुनि? प्राचीन शाक्य मुनि। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि किसे कहा जाता है वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि। और भी पूछता है यात्रियों का राजकुमार, ये तो पता होगा। वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? नहीं याद आ रहे। भारत में आने वाला दूसरा चीनी यात्री हुवेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया 639 ईस्वी को, और 639 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। उसे कहा गया था नीति का पंडित। किसे कहा जाता है बताइए जरा, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? नीति का पंडित किसे कहा जाता है? हुवेनसांग। किसे कहते हैं? हुवेनसांग को कहा जाता है। खुद हर्षवर्धन को क्या कहा गया था? शिलादित्य। हर्षवर्धन के दरबार में है ना दूसरा चीनी यात्री हुवेनसांग, तो हर्षवर्धन को क्या कहा गया? शिलादित्य कहा गया, शिलादित्य। नेक्स्ट आगे बताइए, ये बताओ कौन सा वो भारत का तीर्थ स्थल है जिस तीर्थ स्थल को कहा जाता है मूर्ति कला का तीर्थ स्थल? किस तीर्थ स्थल को मूर्ति कला का तीर्थ स्थल कहते हैं? याद करो, मूर्ति कला का तीर्थ स्थल किस स्थल को कहा जाता है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ते हैं मंदिर? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के लोगों ने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया, चंदेल वंश के लोगों ने। और चंदेल वंश के लोगों की राजधानी लगती थी खजुराहो। खजुराहो। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नूक। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नूक। चंदेल वंश का संस्थापक कहाँ स्थित है? नोक्रेक वन्यजीव अभयारण्य। नोक्रेक वन्यजीव अभयारण्य है मेघालय के अंदर। नोक्रेक। एक और बता दो, तनसा वन्यजीव अभयारण्य। तनसा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। तनसा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है, और नोक्रेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मेघालय के अंदर है। मेघालय। कौन सी दो नदियां बताई हैं जो बहती हैं गोवा के अंदर? गोवा में बहने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं? मांडवी और जुआरी। एक तो मांडवी नदी है, मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में। और एक जुआरी नदी भी कहाँ बहती है? गोवा में। क्या क्या विशेषताएं रखती हैं? मांडवी नदी के तट पर तो गोवा की राजधानी पणजी अवस्थित है, और जुआरी नदी पर मुर्मुगांव बंदरगाह बना हुआ है। मुर्मुगांव बंदरगाह किस नदी पर अवस्थित है? तो जुआरी नदी पर है। जुआरी नदी पर अवस्थित है। और एक पूछता है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर अवस्थित है? तो हुबली नदी पर। भारत की किस नदी का मुहाना सबसे बड़ा है? हुबली नदी का। हुबली नदी का मुहाना। मुहाना मतलब जब कोई नदी समुद्र में मिलती है तो उसको मुहाना कहते हैं। विश्व की कौन सी नदी का मुहाना सबसे बड़ा है? विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसका मुहाना सबसे बड़ा है ओब। और ओब नदी किस देश में बहती है? तो रूस में। ओब नदी बहती है रूस के अंदर। ओब नदी बहती है। भारत में सबसे पहले वोट का अधिकार कहाँ के लोगों को दिया गया था? सबसे पहले वोट का अधिकार कहाँ के लोगों को दिया गया था? याद करो बातें। मद्रास, चेन्नई। याद हो आपको कि मद्रास में प्रथम बार स्थापना हुई थी नगर निगम की। भारत का सबसे पुराना नगर निगम मद्रास नगर निगम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1687 को। और यहीं के लोगों को भारत में प्रथम बार वोट का अधिकार प्रदान किया गया था। बताओ कौन सा व्यक्ति था? आज बताइए पहले तो। आज तारीख हो गई 26 नवंबर। आज हम दिवस कौन सा मना रहे हैं? दो दिवस बता दो बेहतर। एक तो संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस। 26 नवंबर को दो कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर के हो गया था तैयार। आज के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और भी बताओ जरा, भारतीय संविधान के बारे में किसने ऐसे कहा था कि संसदीय व्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक मत से है? भीमराव अंबेडकर। किसने ऐसा कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर जी ने। और भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तावना के बारे में कुछ कहा था।
प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने, याद आ रहा है किसी को कुछ? दीर्घकालीन सपनों का विचार प्रस्तावना को किसने बताया था? दीर्घकालीन सपनों का विचार कृष्णाजी स्वामी अय्यर ने बताया प्रस्तावना को। किसने कहा दीर्घकालीन सपनों का विचार? प्रस्तावना को कहा कृष्णाजी स्वामी अय्यर ने कहा। ब्राउन एयर शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ब्राउन एयर शब्द, बेहतरीन प्रश्न है। एयर शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द प्रयोग में लाया जाता है। बताओ कहां पाए जाते हैं? क्वांटो मैदान, जापान में। प्राचीन शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, वर्तमान शाक्य मुनि हुएनसांग, यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग को कहते हैं। मूर्ति कला का तीर्थ स्थल किसको कहा जाता है? खजुराहो। खजुराहो मूर्ति कला का तीर्थ स्थल। नोकरेक अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय के अंदर है नोकरेक। तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र। मांडवी और ज्वारी नदी कहाँ बहती है? गोवा में। पणजी मांडवी नदी के तट पर है और ज्वारी की विशेषता क्या है? इस पर मुर्मुगांव बंदरगाह बना हुआ है गोवा के अंदर। और ब्राउन एयर शब्द किससे संबंधित है? प्रकाश रासायनिक धुआं। बताओ वोटिंग के समय पर उंगली पर निशान लगाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। वोटिंग के समय में उंगली पर निशान लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या है हमारा? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और भी पूछता है द्रव सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? द्रव, पहले तो द्रव बताएंगे, द्रव नाइट्रोजन। अब बताइए द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं डॉक्टर कृत्रिम गर्भधान में। जो गांव में डॉक्टर आता है उसके पास एक बॉक्स होता है, जो उसको खोलता है तो उससे ठंडी ठंडी सी वाष्प सी हवा निकलती है, गैस निकलती है। इसमें कौन सी गैस होती है? द्रव नाइट्रोजन। वो ठंडी होती है। कृत्रिम गर्भधान में किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर? तो द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आगे सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं कि ब्लड बैंकों में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? तो आंसर सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बताओ उंगली पर निशान लगाने में, द्रव नाइट्रोजन कृत्रिम गर्भधान में, और सोडियम नाइट्रेट ब्लड बैंकों में ब्लड को सुरक्षित रखने में। और बता दो जरा दो एक बातें। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड इसका प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर आयोडाइड का, इसका तो सबको पता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसमें करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने में। सबको पता है कि नहीं पता? और पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड इसका प्रयोग किया जाता है रासायनिक पदार्थों के अवकार से बचने के लिए। जैसे हानिकारक पदार्थ रेडियोधर्मी प्रदूषण है, भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। अगर रेडियोधर्मी प्रदूषण शरीर के अंदर हो गया है तो वो शरीर को हानि पहुंचाएंगे। वो शरीर को हानि ना पहुंचाएं, उनकी हानि से शरीर को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। बताइए सिल्वर नाइट्रेट उंगली पर निशान लगाने में, सिल्वर नाइट्रेट। द्रव नाइट्रोजन कृत्रिम गर्भधान में इसका प्रयोग होता है। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग ब्लड को सुरक्षित रखने में, ब्लड बैंकों में ब्लड को सुरक्षित रखने में। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में, और पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग रासायनिक पदार्थों के अवकार से बचने के लिए, रासायनिक पदार्थों को होने वाली शरीर की क्षति से बचने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड खाया जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।